तो वन डे वन चैप्टर में आज का चैप्टर है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। 2 घंटे के अंदर हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। चैप्टर बहुत ही बड़ा है लेकिन इसके नोट्स बहुत ही समराइज्ड हैं। एनसीईआरटी का एक एक लाइन इन नोट्स में कवर्ड होगा जो आज की क्लास में तुम देखने वाले हो। एक भी क्वेश्चन जो नीट में आने वाला है वो इससे बाहर नहीं होगा, इसलिए एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से सुनना है और तुम्हारी एनसीईआरटी जो है वो खुली हुई होनी चाहिए। तो फिर स्टार्ट करें। चलो भाई, तो फिर स्टार्ट करते हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। उसके पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन तुम्हारे लिए। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज नीट 2022 के लिए स्टार्ट हो रही है। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें हमें पता चलता है कि हजारों की भीड़ में हम कहां स्टैंड करते हैं। घर पे बैठकर ये टेस्ट तुम आराम से दे सकते हो। टोटल 11 मॉक टेस्ट इसमें होने वाले हैं। इसमें रैंक प्रिडिक्ट कर सकते हो तुम कि अगर इस बार 18 लाख बच्चे बैठ रहे हैं नीट के एग्जाम में तो उसमें तुम्हारा रैंक कहां पे स्टैंड कर सकता है। 2 महीने के लिए ये पूरा का पूरा टेस्ट है, करीब है ना, 40 दिन जो भी बचे हैं तुम्हारे लिए 199 रुपए में, और इस पे भी 10% का तुम्हें डिस्काउंट मिल जाता है कुमार लाइव कोड को यूज करने पे, है ना। तो जल्दी से इसको एनरोल कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा इसके लिए, और कुमार लाइव कोड यूज कर ये कर लो। 12 जून से स्टार्ट हो रहा है तो तुम्हारे पास टाइम भी अभी है, तो मैं कहूंगा कि पहले मॉक टेस्ट से ही तुम स्टार्ट कर लो। 11 दे लोगे ना तो एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ पेपर कैसा आने वाला है इस बार का। फिजिक्स, केमिस्ट्री और पूरी बायोलॉजी, मतलब 720 का पेपर होगा, जैसा 2022 का पैटर्न है ना उसी तरीके से। लिंक डिस्क्रिप्शन में है ना, बहुत ही कम कॉस्ट पे है, ये तुम आराम से कर सकते हो। चलो तो चैप्टर स्टार्ट करें। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। सबसे पहले बात आती है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम की। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम की अगर हम बात करें तो क्या आखिर फंक्शन है। हमें भगवान ने ब्लड वैस्कुलर सिस्टम दिया, इसके क्या क्या काम हैं। पहला काम क्या है, क्या हमारे इन ब्लड के पाइप के जरिए ही न्यूट्रिएंट्स सेल तक पहुंचेंगे, टिश्यूज तक पहुंचेंगे, और ऑक्सीजन भी पहुंच रहा होगा और बाकी ग्लूकोज भी पहुंच रहा होगा। दूसरा काम, जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस सेल अपने कैटाबॉलिक रिएक्शन में प्रोड्यूस कर रहा है, क्या वो भी इन ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के जरिए ही बॉडी से बाहर निकल रहे होंगे। ये 2 इंपॉर्टेंट काम हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के या ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के। इसके बाद आखिर वो कौन सी चीज है जो इनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। तो मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट में 2 चीजें हैं, एक पानी और एक ब्लड। पानी है और बाकी ब्लड, और एक लिम्फ भी होता है जो कुछ फैट मॉलिक्यूल्स के लिए ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। अगर बात करें पानी के बारे में तो स्पंजेज और सिलेंट्रेट्स, इनमें पानी के जरिए सारी चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं। याद है ना, स्पंजेस पोरिफेरा और बाकी सिलेंट्रेट्स निडारिया। ब्लड की बात करें तो ह्यूमंस या मोस्ट ऑफ द मैमल्स अपने चीजों को ब्लड के जरिए ही ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। मैं सारी बातें एनसीईआरटी की बोल रहा हूं, एक भी वर्ड जो इसमें लिखा हुआ है वो एनसीईआरटी से बाहर नहीं है, तो इसलिए अपनी एनसीईआरटी को साथ साथ पढ़ेंगे। चैप्टर बहुत लंबा है इसलिए मैंने की पॉइंट का सहारा लिया। अगर मैं बात करूं ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के बारे में तो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में टोटल 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स आते हैं, टोटल 3 कंपोनेंट्स हैं। आखिर वो कौन से 3 कंपोनेंट हैं। एक तो ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट। ये तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ब्लड सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लड कहां बनता है, तो रेड बोन मैरो में। ये रेड बोन मैरो कहां है, हमारी जो लंबी लंबी हड्डियां हैं जैसे फीमर, उसके सेंटर पे रेड बोन मैरो है, सेंट्रल रीजन में, और वहीं पे हीमोपोएसिस होता है। ब्लड के फॉर्मेशन को हीमोपोएसिस कहते हैं, आरबीसी के फॉर्मेशन को इरिथ्रोपोएसिस कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोपोएसिस, और ऐसे ही प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोपोएसिस कहते हैं।
ब्लड के आखिर क्या क्या मेन कंपोनेंट्स हैं? तो तुमको पता है ब्लड में दो मेन कंपोनेंट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा का परसेंटेज 55% है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स का परसेंटेज बस 45% है। तो 55 ये 45 वो मिलाकर 100 हो गए, मतलब प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स मिलाकर ब्लड का फॉर्मेशन हो गया। प्लाज्मा वो मैट्रिक्स है और बाकी जितने भी सेल्स होंगे ना वो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होंगे। आखिर ये प्लाज्मा 55% है। अब मैं कंसीडर करता हूं कि प्लाज्मा 100% है, तो इसमें क्या क्या मौजूद है? सबसे पहला पानी, 90 से लेकर 92% तक पानी मौजूद होगा प्लाज्मा के अंदर। प्रोटीन 6 से 8% होंगे मौजूद। प्रोटीन में कौन कौन से हैं? 3 बड़े मेजर प्रोटीन्स नीट में आ चुके हैं। एक प्रोटीन जिसका नाम है फाइब्रिनोजेन, जो ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करता है। फाइब्रिन प्रोटीन का नाम सबने सुना होगा। एल्बुमिन, ये वो प्रोटीन है जो ऑस्मोटिक बैलेंस में काम करेगा। ब्लड प्रेशर, कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर का नाम सुना होगा तुमने, उसमें ही मदद करता है ऑस्मोटिक बैलेंस में। ग्लोबुलिन्स डिफेंस मैकेनिज्म में इनका काम होता है। ये तीनों प्रोटीन के काम बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। मिनरल्स की बात करें तो एक मिनरल नहीं है, बहुत सारे मिनरल हैं। सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, बाइकार्बोनेट है, क्लोराइड आयंस है, बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। सब एलिमेंट्स के अपने अलग अलग काम होते हैं। न्यूट्रिएंट्स की बात करें, ग्लूकोज, अमीनो एसिड और लिपिड्स जो कि ट्रांजिट है, हमेशा ट्रांसफर होते रहते हैं ब्लड में। ये सारी बातें एनसीईआरटी में दी गई हैं। ये स्लाइड क्लियर है? एनसीईआरटी की करीब एक पेज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम लोग आगे चलें। फॉर्म्ड एलिमेंट्स ये लिखा हुआ है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स का परसेंटेज 45% होता है। 55% प्लाज्मा का परसेंटेज था, 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स का परसेंटेज है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमें 3 चीजें देखने को मिलेंगी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। देखो ना, सबसे पहला आरबीसी, जिसे हम इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं, रेड कलर का होता है। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, जिसे हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, और प्लेटलेट्स जिन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। पहला पैरामीटर देख रहे हैं जो एनसीईआरटी में जिक्र है, नंबर। नंबर तीनों में से सबसे ज्यादा किसका होगा? तो सबसे ज्यादा आरबीसी का नंबर होता है। 5 से लेकर 5.5 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 50 लाख से लेकर 55 लाख पर mm क्यूब तक होता है। यूनिट याद रखना है, mm क्यूब। इसकी बात करें तो 6000 से 8000 पर mm क्यूब, और इसकी बात करें तो 1.5 लाख से 3.5 लाख तक होता है। नंबर बहुत जरूरी है यहां पे। नेक्स्ट बात करते हैं कलर के बारे में। सबको पता है रेड कलर का होगा। पूछा जाए क्यों? हीमोग्लोबिन के चलते। 100 ml ब्लड में टोटल 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन मौजूद होता है। इनमें कोई हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसलिए कहते हैं ये कलरलेस होता है। ये भी कलरलेस होता है। नेक्स्ट बात आती है न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस नहीं होता है हमारे मैच्योर आरबीसी में। हमारे मैच्योर आरबीसी में तो कुछ भी नहीं है, ना गोल्जी बॉडी, ना न्यूक्लियस, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ना राइबोसोम, ना माइटोकॉन्ड्रिया। आखिर इतना जगह का करना क्या है जब सेल के अंदर है ही नहीं ये सब? ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को भरना चाहते हैं। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है, जरूरत वही है। इसमें प्रेजेंट होता है और इसमें एब्सेंट होता है। तो मेनली हम देखें तो डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। लाइफ स्पैन की बात करते हैं, उम्र कितनी होती है आरबीसी की? महज 120 दिन की जिंदगी है। आखिर कैसे? इतनी कम जिंदगी ही क्यों? 120 दिन की जिंदगी है क्योंकि आरबीसी की जो दीवारें होती हैं वो हमारे ब्लड वेसल से इतनी टकराती हैं कि आरबीसी का जो डोनेंस मेम्ब्रेन होता है बाहर का, वो ब्रेक हो जाता है। इसकी जिंदगी बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है, कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक की जिंदगी होती है, और इसकी जिंदगी भी शॉर्ट लिव्ड है। आरबीसी का आखिर काम क्या है? तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। याद करो ना पिछला चैप्टर, O2 और CO2 को भी ट्रांसपोर्ट करने का जिम्मेदारी आरबीसी को ही दिया गया था। O2 को ले जाने वाले 97% आरबीसी ही थे। 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाने का काम भी आरबीसी ने ही किया था।
डिफेंस मैकेनिज्म में काम होता है RWBC का। WBC के दो टाइप्स देखेंगे, ए ग्रेनुलोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट्स, और इनका काम तो प्लेटलेट्स का जबरदस्त ब्लड क्लॉटिंग में इनका काम होता है। अगर इनका नंबर बहुत ही कम हो गया, क्लॉटिंग अच्छे से नहीं हो पाएगा। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनमें इनका नंबर बहुत कम हो जाता है, जिसे पुरपुरा डिजीज के नाम से भी जानते हैं। ये क्लियर हो गया होगा जितनी भी बातें इसमें लिखी हुई हैं। आरबीसी का शेप बाइकॉन्केव होता है। आरबीसी ज्यादातर मैमल्स में देखने को नहीं मिलते हैं, कैमल और लामा में देखने को मिल सकता है। प्लेटलेट्स क्या हैं? तो सेल के टुकड़े हैं। किनके? तो मेगा कैरियोसाइट, एक स्पेशल तरीके का सेल जो हमारे बोन मैरो में होता है, उसका ही टुकड़े को हम कहते हैं प्लेटलेट्स। आरबीसी का ग्रेवयार्ड कौन है? नीट का क्वेश्चन है, तो बोलेंगे स्प्लीन। कहां होता है? हमारे स्टमक के जस्ट अटैच्ड होता है, जिसका नाम स्प्लीन, छोटी सी थैली होती है। बैसोफिल का नाम सबने सुना है। बैसोफिल WBC का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जो कि 3 चीजों को सिक्रीट करने का काम करता है। एक तो है हेपेरिन, एक है हिस्टामिन और एक है सेरोटोनिन। ये वो 3 चीजें जो बैसोफिल सिक्रीट करता है। नेक्स्ट, WBC के आखिर टाइप्स कितने होते हैं बताओ? तो WBC के टोटल 2 टाइप्स होते हैं। एक को कहा जाता है ग्रेनुलोसाइट्स, क्योंकि उसमें छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स देखने को मिलेंगे, और एक को कहा जाता है ए ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स के टोटल 3 टाइप देखने को मिलते हैं हमें। नायाब NEB, इसमें मिलेगा 2 टाइप, तो इसमें मिलेगा न्यूट्रोफिल, इसेनोफिल और बैसोफिल, 3 चीजें, और इसमें मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो एक मिला इसमें बैसोफिल, एक मिला इसेनोफिल और एक मिला न्यूट्रोफिल। तो नायाब ट्रिक याद रखेंगे NEB। तीनों में देखेंगे तो परसेंटेज सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल्स का आता है। ग्रैनुलोसाइट्स में सबसे ज्यादा परसेंटेज न्यूट्रोफिल्स की होती है। और इधर बात अगर हम करें तो डायग्राम देख सकते हैं कि इसके न्यूक्लियस आखिर कैसी होती है। ये बैसोफिल का डायग्राम है, ये इसेनोफिल का डायग्राम है, और ये न्यूट्रोफिल का डायग्राम है। डायग्राम नीट में पिछले 5-6 सालों से पूछा नहीं जा रहा, प्रोबेबिलिटी तो नहीं बनती, लेकिन नीट के सिलेबस में ऐसा कुछ भी नहीं है कि डायग्राम नहीं आएगा, कभी भी आ सकता है, तो इसलिए डायग्राम ध्यान रखेंगे। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट ए ग्रेनुलोसाइट्स के टाइप में डायग्राम देख सकते हैं। इन 5 में परसेंटेज न्यूट्रोफिल का सबसे ज्यादा है, और सबसे कम जो परसेंटेज है वो होता है बैसोफिल का। तो ध्यान रखेंगे, ये परसेंटेज हो गया, और बाकी न्यूक्लियस के टाइप कैसे तुम्हें देखने को मिल रहे हैं। अब हम देखते हैं एक एक कर सबके फंक्शन, जो कि बहुत जरूरी हैं। बैसोफिल की फंक्शन की बात करें, इनका काम होता है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में, बॉडी में कहीं भी कोई इंफेक्शन हुआ है, उससे रिलेटेड इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन आ जाती है, वहां पे काम आता है। मैं डायरेक्ट इन्फेक्शन की बात नहीं कर रहा, एलर्जिक रिएक्शन की बात नहीं कर रहा, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस की बात बोल रहा हूं। अब एलर्जिक रिएक्शंस बोले तो इसेनोफिल जाएगा। जब भी कॉमन कोल्ड होती है, वायरल फीवर होता है, तो डॉक्टर को तुमने सुना होगा, डॉक्टर बोलते हैं इसेनोफिलिया हो गया है, मतलब इसेनोफिल्स के नंबर काफी इंक्रीज हो चुके हैं। नेक्स्ट, लिम्फोसाइट्स की बात करें, इम्यून सिस्टम में काम आता है। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट सुना होगा तुमने। नेक्स्ट, इन दोनों का काम फैगोसाइटिक नेचर का होता है। जितने भी सेल्स मैंने तुमको अभी बताए हैं, बैसोफिल, इसेनोफिल और लिम्फोसाइट्स, ये सब के सब 3 जो मैंने बोले अभी नॉन फैगोसाइटिक होते हैं, लेकिन ये दोनों फैगोसाइटिक नेचर के होते हैं, मतलब चीजों को खाने का काम करते हैं, फैगोसाइटोसिस करने का काम करते हैं। परसेंटेज देख लिया तुमने, न्यूक्लियस का शेप देख लिया तुमने, और बाकी फंक्शन भी तुमने देख लिया। ये WBC के बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स थे। नेक्स्ट, अब आती है बात ट्रिक की। सर परसेंटेज हमसे नहीं याद होता, तो सबसे पहले ट्रिक है नेवर लेट मंकी ईट बनानास। नेवर लेट मंकी ईट बनानास। परसेंटेज ज्यादा से कम की तरफ आएंगे। N का मतलब यहां न्यूट्रोफिल से है, जिसका परसेंटेज 60 से 65%। L का मतलब लिम्फोसाइट से है, परसेंटेज 20 से 25%। M का मतलब मोनोसाइट है, 6 से लेकर 8%। E का मतलब इसेनोफिल 2 से लेकर 3%। बनानास में B का मतलब बैसोफिल 0.5 से लेकर 1%।
ये परसेंटेज तुम ऐसे इस ऑर्डर में याद रखोगे तो काफी इजी होगा तुम्हारे लिए। ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पता होगा। अब बात आती है, हम एनसीईआरटी के अगले पेज पे चलते हैं। तो एनसीईआरटी बात लिखती है ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है, खून का जमना कैसे होता है, कोगुलेशन कैसे होता है। अभी मैंने ब्लड ग्रुप वाला टॉपिक छोड़ा है, वो इसके बाद बताऊंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इन रिस्पॉन्स टू इंजरी, अगर कोई छोटा सा इंजरी हो गया या ट्रॉमा, बहुत बड़ा हादसा हो गया, तो क्या क्लॉटिंग तो रुकना होना चाहिए ना। जैसे मानकर चलो ब्लड का लॉस हो रहा है बॉडी से, तो क्लॉटिंग तो होना चाहिए। इसके लिए हमारे बॉडी ने क्या मैकेनिज्म अपनाए हैं और देखते हैं जरा। सबसे पहले जो टिश्यू तुम्हारा जख्मी हो चुका है और प्लस तुम्हारे बॉडी के ब्लड में प्लेटलेट्स मौजूद हैं, इन दोनों से एक टाइप का स्पेशल टाइप का केमिकल निकलता है जिसका नाम होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। इस केमिकल का नाम क्या है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब जितने भी प्रोसेस चलते हैं यहां, सारे के सारे बिल्कुल चेन में चलते हैं। मैं तो तुमको सिंपल कर 2-3 स्टेप बता रहा हूं, ऐसे ये पूरा का पूरा कैस्केड रिएक्शन चलता है। मतलब ये सारी की सारी रिएक्शंस जो है ना, ये चेन में चलने वाली रिएक्शंस हैं। थ्रोम्बोकाइनेज का फॉर्मेशन यही केमिकल कराता है। इस केमिकल का नाम बोलेंगे फिर से, थ्रोम्बोप्लास्टिन। इसने एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाया जिसका नाम है थ्रोम्बोकाइनेज। ये सोए हुए को उठाने का काम करेगा। प्रोथ्रोम्बिन बहुत आराम से सो रहा था, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने का काम थ्रोम्बोकाइनेज ने किया। थ्रोम्बिन जाग गया, इसने देखा कि भाई फाइब्रिनोजेन तो सोया हुआ है, हमें इसको भी उठाना चाहिए। तो फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करने का काम किसने किया? थ्रोम्बिन ने किया। जैसे ही फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन में कन्वर्ट हो गया, तो जहां पे से इंजरी हुई थी, ऐसे ऐसे फाइबर्स वहां पे जाकर बिछ गए। अब जितने भी आरबीसी डब्ल्यूबीसी वगैरह हैं, वो इनमें ही आकर फंस गए और वहीं पे कोगुलम हो गया, वहीं पे थक्का जम गया, जिसे बोलते हैं रेडिस ब्राउन क्लॉट। रेडिस ब्राउन कलर का होता है और वहां पे सारे के सारे फाइबर्स ने सारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स को, आरबीसी डब्ल्यूबीसी को ट्रैप कर लिया, वहीं पे इंटैंगल हो गए। समझ में आए पूरा का पूरा प्रोसेस? फिर से रिपीट कर रहा हूं। हमारे इंजर्ड टिश्यू और प्लस प्लेटलेट्स दोनों से रिलीज हुआ एक केमिकल जिसका नाम होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। इसने थ्रोम्बोकाइनेज बनाया जो कि एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है, और थ्रोम्बोकाइनेज ने प्रोथ्रोम्बिन को उठाकर थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया और थ्रोम्बिन ने फाइब्रिनोजेन को उठाकर फाइब्रिन में कन्वर्ट किया। और एक बार फाइब्रिन का बनना तय हुआ और सारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स आकर इसी में फंस गए। पूछा जाएगा विच आयन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग, तो बोलेंगे कैल्शियम आयन। विच वाइटामिन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग, तो बोलेंगे विटामिन के। याद रखेंगे, जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स हमारे ब्लड में होते हैं वो सारे के सारे इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। ये सब क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, लेकिन हमारे ब्लड में ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। और जब क्लॉटिंग की जरूरत पड़ती है तो उठाने वाले अलग अलग हैं ही। अगला इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो देखें। ब्लड के इक्वेशंस अगर हमसे पूछ लिए जाएं तो क्या क्या बोल सकते हैं? बताओ, क्या बोल सकते हैं? ब्लड इज इक्वल टू प्लाज्मा प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ब्लड में प्लाज्मा का परसेंटेज 55 था और फॉर्म्ड एलिमेंट्स का परसेंटेज 45% था। फॉर्म्ड एलिमेंट्स का मतलब ब्लड कॉर्पसल्स भी बुला सकते हैं, ब्लड सेल भी बुला सकते हैं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। सीरम एक टर्म होता है जो एनसीईआरटी की दूसरी पेज में लिखा हुआ है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स के ऊपर की लाइन, कि अगर प्लाज्मा में प्रेजेंट जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, जितने भी ये क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं वो प्लाज्मा में ही होते हैं, अगर प्लाज्मा में से इन क्लॉटिंग फैक्टर्स को हटा दिया जाए तो अब उसे प्लाज्मा नहीं बोला जाएगा, अब उसे नाम हम सीरम बुलाएंगे। दोनों में फर्क है, याद रखना। नेक्स्ट अब आते हैं किसमें? अब जो टॉपिक है वो है ब्लड ग्रुप्स। तुमको पता है टोटल 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ए, बी, ए बी, ओ। इनमें से यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन होता है? तो ए बी।
यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? तो O। आओ देखते हैं ब्लड ग्रुप्स के टाइप्स किन चीजों पे बेस्ड हैं। तो एक तो एबीओ ग्रुपिंग का नाम सुना होगा और एक तुमने आरएच ग्रुपिंग का नाम सुना होगा। अगर मैं कहता हूं आरएच एंटीजन है तो कह देना आरएच पॉजिटिव है, अगर आरएच एंटीजन नहीं है तो कह दोगे ना आरएच नेगेटिव है। ध्यान से सुनेंगे। एबीओ ग्रुपिंग, नेचुरल एंटीजन और नेचुरल एंटीबॉडीज। ध्यान से सुनेंगे डेफिनेशन। क्या मैं कह सकता हूं एंटीजन का डेफिनेशन? एंटीजन वो केमिकल होता है जो इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करने का काम करता है। मतलब एंटीजन की वजह से एंटीबॉडीज बनती हैं। जैसे कोरोना का वायरस तुम्हारे अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया गया विद द हेल्प ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन में कुछ और नहीं बल्कि कोरोना के वायरस ही तुम में डाले गए, लेकिन वो एटेन्यूएटेड फॉर्म में हैं। वो उनको बहुत ही कमजोर कर डाला गया है तुम्हारे ब्लड में, ताकि उनके चलते एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हों। एंटीबॉडीज कुछ और नहीं बल्कि प्रोटीन होते हैं जो प्लाज्मा में एंटीजन के खिलाफ लड़ने के लिए बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, अगर एंटीजन की बात करें, एंटीजन कहां होता है? तुम्हारे आरबीसी के डोनेंस मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। और अगर इनकी बात करें तो ये तुम्हारे प्लाज्मा में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट, एंटीजन के टाइप ए और बी, और इसमें एंटी ए और एंटी बी। आरएच ग्रुपिंग की अगर हम बात करें, आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव, सिंपल सी बात है। अगर आरएच फैक्टर प्रेजेंट है तो कह दो आरएच पॉजिटिव, अगर नहीं है तो कह दो आरएच नेगेटिव। आरबीसी पे होते हैं तो ध्यान रखना 80% ह्यूमंस जो होते हैं ना वो आरएच पॉजिटिव होते हैं और 20% आरएच नेगेटिव होते हैं। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव होना कोई अच्छा खराब नहीं है कुछ भी, सिंपल सी बात है। ऐसे पॉपुलेशन में बनाई गई हैं चीजें कि 80% ह्यूमन के आरबीसी पे आरएच एंटीजन मिलता है तो बोल देते हैं आरएच पॉजिटिव, है ना। बचपन में ऐसा लगता था, अच्छा तुम आरएच नेगेटिव हो, मैं आरएच पॉजिटिव हूं, है ना। तुम अपने ब्लड ग्रुप मुझे कमेंट में बताना तुम्हारा कौन सा ब्लड ग्रुप है। जैसे मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, तो तुम अपना ब्लड ग्रुप शेयर करना कि किनका पॉजिटिव है किनका नेगेटिव है ना। इससे इंसानों पे कोई असर नहीं होता। नेक्स्ट, सिंपल सी बातें हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब ध्यान से सुने। जब कभी भी हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होता है, जब ब्लड को किसी दूसरे इंसानों में चढ़ाया जा रहा होगा, तो हमें उसके पहले ब्लड ग्रुप को चेक करना बहुत जरूरी है और आरएच फैक्टर को भी चेक करना होगा कि कौन सा एंटीजन है। ऐसा नहीं किसी का एंटीजन किसी में चढ़ा देंगे, ऐसा नहीं होगा। आओ एनसीईआरटी का वो टेबल देखते हैं। ब्लड ग्रुप, एंटीजन आरबीसी पे और प्लाज्मा में एंटीबॉडीज और कौन सा डोनर ग्रुप। इससे भी एक डिटेल्ड फॉर्मेट में तुम्हें बताऊंगा। देखो पहले ये खुद से ट्राई करो। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके आरबीसी पे कौन सा एंटीजन होगा। तो मैं सिंपल सा तरीका बताता हूं। आरबीसी पे जो एंटीजन होगा वही उस इंसान का ब्लड ग्रुप होता है। तो देखो ना, प्लाज्मा में तो जस्ट अपोजिट रहना है, एंटी बी, मतलब बी को आने नहीं देगा। डोनर ग्रुप तो ए और ओ तो यूनिवर्सल डोनर है, ओ तो यूनिवर्सल डोनर है। नेक्स्ट बात करते हैं बी के बारे में। खुद ही बताओ, एंटीजन जो रहेगा वैसा ब्लड ग्रुप होगा, एंटी ए, और यहां पे क्या आ जाएगा बी और ओ। ए बी का बताओ, तो ए और बी, इसमें क्या रहेगा नील, दोनों प्रेजेंट हैं तो जरूरत क्या है यहां पे ए बी, ए बी और ओ, क्योंकि ए बी क्या है यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। तो ए बी भी दे सकता है उसको, ए भी दे सकता है, बी भी दे सकता है, ओ भी दे सकता है। डोनर्स ग्रुप है क्योंकि ओ यूनिवर्सल डोनर कहते हैं और ए बी को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। नील, और इसमें ए और बी एंटी में, और इसमें ओ यूनिवर्सल डोनर जो रहेगा। ए बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट है और ओ यूनिवर्सल डोनर है। समझ गए? तो ये तो बेसिक सी बात थी। मैं इसका एक और भी एलाबोरेटेड चार्ट दिखाऊंगा कि कौन किसको देगा और कौन किससे लेगा। अब एक स्पेशल केस है आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी का, एनसीईआरटी में जिक्र है। आओ समझते हैं जरा। मदर अगर आरएच पॉजिटिव है और बच्चा अगर आरएच नेगेटिव है, फीटस अगर आरएच नेगेटिव है, दोनों केस याद रखेंगे क्या बहुत बात बोला जा रहा है। यहां पे आरएच नेगेटिव, सॉरी बच्चा तो पॉजिटिव है, मदर नेगेटिव होगी, सॉरी मदर नेगेटिव है, बच्चा पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत है यहां पे। हाँ, पहली बेबी नॉर्मल रहेगी,
प्रेगनेंसी के टाइम पे, क्योंकि ब्लड की कोई मिक्सिंग नहीं हुई, प्लेसेंटा से ऑलरेडी सेपरेटेड हैं, पहली प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं। पहले बता दूं, केस क्लियर कर दूं, मदर RH नेगेटिव है, बच्चा RH पॉजिटिव है, पहली प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल, लेकिन ड्यूरिंग डिलीवरी ब्लड के मिक्सिंग के भी चांसेस होते हैं। तो इसके बाद RH पॉजिटिव जो मदर होगी, क्या वो एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देगी अपने बॉडी के अंदर में? अब इसके बाद एंटीबॉडीज प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाएगा, तो अब आगे आने वाली जो भी प्रेगनेंसी होगी उसमें प्रॉब्लम होगा। बेबी को जॉन्डिस हो सकता है, बेबी को एनीमिया का प्रॉब्लम हो सकता है, और ऐसे कंडीशन को ही हम कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ज्यादातर सीवियर केस में बच्चे की मौत भी हो सकती है। पूछा जाएगा डायरेक्ट केस, पहली बेबी तो बोलेंगे नॉर्मल। कैसे ये केस हुआ? मम्मा RH नेगेटिव, बच्चा पॉजिटिव, तभी ये केस होगा। इसके अलावा कोई भी केस में इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस नहीं होता है। इस केस में क्या दिया जाए? मदर को एंटी रोगम दे दिया जाए, सिंपल सी बात मैं कहूं तो। मदर को रोलिन दे दिया जा सकता है, एंटीबॉडीज के खिलाफ वो चीजें लड़ सकती हैं। RH पॉजिटिव पर्सन अपॉन एक्सपोजर टू RH पॉजिटिव ब्लड विल फॉर्म RH स्पेसिफिक एंटीबॉडीज। यहां पे भी सेम वही केस है, RH पॉजिटिव RH नेगेटिव का, ठीक है। RH पॉजिटिव RH नेगेटिव के साथ होगा तो प्रॉब्लम है। यहां पर एंटी RH एंटीबॉडीज देंगे, जिसको मैंने अभी कहा रोगम या रोलिन। ये अगर मदर को दिया जा सकता है पहले डिलीवरी के बाद, तो बच्चा सेव कर सकते हैं हम। देखो अब डिटेल फॉर्मेट में देखते हैं। चलो बताना तुम जरा, तुम तो लास्ट के 2 डब्बे पे ध्यान देना, क्योंकि ये तो तुम्हें मालूम चल ही गया अभी, है ना, कि जैसा एंटीजन वैसा ब्लड ग्रुप, या जैसा ब्लड ग्रुप वैसा एंटीजन पे। कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम, ए वाले कहां से ले सकते हैं? ए से और ओ से। कैन डोनेट ब्लड टू, ये नहीं था पिछले डब्बे में, ए और ए बी। अगला तुम खुद से ट्राई करो, बी और ओ तो पता है, उसमें बताओ। ए बी तो रहेगा ही रहेगा, और बी भी रहेगा साथ में। ए बी में बताओ, समझ में आ गया? ए बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट है और बाकी ओ है। अपने एनसीईआरटी में ये बॉक्स और भी ऐड कर लेना लास्ट में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। अब आते हैं सर्कुलेटरी पाथवे में। कौन सी चीज कैसे सर्कुलेट होगी इसकी बात करते हैं। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तुम्हारा क्या है? तुम्हारा ओपन है या क्लोज्ड है? तो हम लोगों का तो क्लोज्ड ही है। साइनसेस मतलब होती है कैविटी, हम में नहीं है, ओपन वाले में होती है, ठीक है, प्रेजेंट और एब्सेंट। ब्लड फ्लो का रेगुलेशन हम में बहुत ही प्रिसाइज्ड है, तो इसमें इम्प्रिसाइज्ड मिलेगा और हम में प्रिसाइज्ड मिलेगा। एग्जाम्पल्स की बात करें तो आर्थ्रोपोडा, उनमें ओपन ही मिलता है, मोलस्का में भी ओपन मिलता है, मतलब नॉन कॉर्डेट्स में, एनालिड्स को छोड़ दें तो लगभग में मिलेगा ही हमें ओपन। आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, इचैनोडर्मेट्स, और क्लोज तो कॉर्डेट्स में आ जाएगा, और बाकी एनालिड्स। और एक और मैं हमेशा बताता हूं, सेफेलोपॉड मलस्क, सेफेलोपॉड मलस्क, जिसके एग्जाम्पल हैं LOS, लॉलिगो, ऑक्टोपस, सीपिया वगैरह। आओ देखते हैं जरा, ठीक है, ध्यान देना जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, एनसीईआरटी का जिक्र है यहां पे पूरा का पूरा। देखें, जैसे मछलियां हैं, पाइसेस कहते हैं इन्हें, इनमें कितने ऑरिकल्स और कितने वेंट्रिकल्स होते हैं? तो जानते हो, तो मछलियों में 2 चैम्बर की हार्ट होती है, तो एक ऑरिकल हो जाएगा और एक वेंट्रिकल्स हो जाएगा। तो सर्कुलेशन तो सिंगल टाइप का चलेगा इनमें। एम्फीबियंस और ज्यादातर रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट होती है, तो 2 मिलेंगे ऑरिकल और 1 मिलेगा वेंट्रिकल। इनमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर, एव्स, मैमल्स, इनकी बात करें तो 4 चैम्बर्ड हार्ट होती है इनकी, 2 मिलते हैं ऑरिकल और 2 मिलते हैं वेंट्रिकल्स। एग्जाम्पल है डबल सर्कुलेशन में आने वाले सब, क्रोकोडाइल, एव्स, मैमल्स वगैरह सब आएंगे इसमें, समझ गए? और इसको डिटेल से देखते हैं, क्योंकि बच्चों को नहीं समझ में आता सिंगल, इनकम्प्लीट और डबल। एनसीईआरटी थोड़ी सी कंफ्यूजन से भरे लाइनें लिखती हैं। मछलियों की बात करें तो मछलियां गिल्स के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजती हैं, कोई नई बात नहीं है। फॉर ऑक्सीजनेशन हम में लंग्स को भेजी जाती है, इनमें गिल्स को भेजी जाती है। और ना समझते हैं जरा अच्छे से।
एक तरफ मैंने लिखा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और आगे मैं बताऊंगा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि आर्थ्रोपोड्स में मिल रहा है, मोलस्क में मिल रहा है, दिल से निकले हैं बड़े बड़े वेसल्स, अलग अलग डायमीटर के नहीं, बस एक वेसल्स बड़ा सा, वो अपने ब्लड साइनस में भेज रहा है। साइनस कुछ और नहीं बल्कि बॉडी कैविटी है या ओपन स्पेस को हम साइनस कहते हैं। साइनस ने या बॉडी कैविटी ने फिर से इस ब्लड को दिल में भेज दिया और दिल ने फिर से इस ब्लड वेसल्स में भेज दिया। ऐसे ही सिंपल सा चलता है ओपन में। और ना क्लोज्ड में देखते हैं, हमारे पास फेफड़े हैं, लंग्स, हमारे पास दिल है। हमारे लंग्स ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे दिल के पास भेजे हैं और हमारे दिल ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग्स के पास भेजे हैं। अब जो दिल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में भेजा जा रहा है और जो बॉडी ने, बॉडी के टिश्यूज ने जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाए हैं वो फिर से दिल को भेज दिया और फिर से दिल पंप कर कर उसे लंग्स में भेज देगा। ये पूरा का पूरा नेटवर्क चल रहा है जिसे अलग अलग डायमीटर के ब्लड वेसल्स ने भेजने का काम किया। जब दिल से जो निकलती है हम उसे एरोटा कहते हैं, उससे पतली वाली पाइप को आर्टरी कहते हैं और जो ब्लड कैपिलरीज से मुलाकात करे हम उसे कैपिलरीज कहते हैं, जो कि आर्ट्रियोल्स होता है, फिर कैपिलरीज से वो मुलाकात करती है। नेक्स्ट, अब जरा सा देखते हैं और क्लियर वे में समझें। मैंने कहा मछलियां, तुम तो समझ ही गए होगे, दो चैम्बर होती हैं, एक ऑरिकल होता है और एक वेंट्रिकल होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब कैसी होता है ये मैं तुमको बता रहा हूं कि सिंगल टाइप का सर्कुलेशन कैसे होता है। देखो, दिल है ना, एनसीईआरटी ने लाइनें लिखा है, ध्यान से सुनना। हमारे दिल ने, मतलब मछली के दिल ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप किया, किनके पास? गिल्स के पास, ताकि उन्हें क्या किया जा सके? ऑक्सीजनेट, मतलब ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन डाला जा सके। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब पूरी तरीके से ऑक्सीजनेटेड है क्योंकि गिल्स ने काम कर दिया। अब इसको बॉडी पार्ट्स में भेजा जाएगा, फिर बॉडी पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा फिर से दिल के पास भेजा जाएगा और दिल फिर से उसको गिल्स के पास ऑक्सीजनेशन के लिए भेजेगी। ऐसे टाइप के सर्कुलेशन को हम सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं। ये तो जरूर अपने एनसीईआरटी में बना लें साइड में कि ये काम कैसे चल रहा है। नेक्स्ट, अब हम देख रहे हैं एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में। रेप्टाइल्स में यहां पे क्रोकोडाइल की बात मैं नहीं कर रहा क्योंकि क्रोकोडाइल में तो डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है जैसा तुम्हारा मेरा है। 3 चैम्बर हैं, 2 एट्रिया और सिंगल वेंट्रिकल। अब देखना ध्यान से, इसमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन चलेगी तो इसको जरा अच्छे से समझना। एम्फीबियंस की बात आती है तो फ्रॉग की भी बात आएगी। इनमें गिल्स, लंग्स और स्किन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के तौर पे काम कर सकते हैं। इन्होंने ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजा लेफ्ट एट्रियम के पास। पिक्चर माइंड में बनाना, लेफ्ट एट्रियम ऊपर वाला, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, भेज दिया। अब अदर बॉडी पार्ट्स ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजे राइट एट्रियम के पास। ऊपर में 2 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल इसमें देखने को मिलेगा। तभी ऊपर वाले की बात चल रही है, ऊपर वाला ये और ऊपर वाला ये। एक में भरा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और दूसरे में भरा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। दोनों मिक्स हो जाते हैं एक वेंट्रिकल में। ध्यान से सुनना, ऊपर के दोनों ऑरिकल में एक में है ऑक्सीजनेटेड, एक में है डीऑक्सीजनेटेड, और जो नीचे बड़ा सा वेंट्रिकल है इसमें दोनों के दोनों मिक्स हो जाते हैं। वो जो मिक्स होते हैं वेंट्रिकल में वो बॉडी पार्ट्स के पास जाते हैं। इसी को कहते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। डबल होने की पूरी कोशिश चल रही थी लेकिन ब्लड जो मिक्स था उसी को भेज दिया गया अदर बॉडी पार्ट्स में, समझे? तो इसलिए कहते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। जो अगला केस है वो देखें जरा। बर्ड्स में, मैमल्स में और साथ ही उस रेप्टाइल में जिसमें 4 चैम्बर दिल देखने को मिलते हैं उसमें मिलता है डबल सर्कुलेशन, मतलब 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल। बॉडी पार्ट्स ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम के पास भेजा, फिर उसके बाद वो राइट वेंट्रिकल के पास चली गई, मतलब नीचे वाले चैम्बर में चली गई। फिर लंग्स को भेज दिया गया ताकि ऑक्सीजनेट किया जा सके। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम में भेज दिया गया। फिर इसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में
और लेफ्ट वेंट्रिकल में इतना ज्यादा प्रेशर जनरेट होता है कि वो सिस्टेमिक एरोटा के जरिए पूरे बॉडी पार्ट्स में ब्लड का सप्लाई करने का काम करता है। देख सकते हो तुम, इसे कहते हैं हम डबल सर्कुलेशन। कितनी बेहतर तरीके से सर्कुलेशन हुआ, दिल में ब्लड का दो बार आना, हम इसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं। और ब्लड की कोई मिक्सिंग नहीं चली, यहां तक कोई भी मिक्सिंग यहां तक ब्लड की नहीं होती है, तो ध्यान रखना। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है लिम्फ। लिम्फ एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इसमें कुछ बातें ध्यान से समझनी है। लिम्फ कुछ और नहीं बल्कि टिश्यू फ्लूइड है, जो टिश्यू के बीच में इकट्ठा हो जाती है कैपिलरी से ब्लड के रिसने के टाइम पे। इसके बड़े सारे नाम हैं, टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं, हम इन्हें इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं, बड़े सारे नाम हैं। कैसा, कोई कलर है क्या? नहीं, कलरलेस होता है। ब्लड में से अगर बड़े बड़े प्रोटीन्स को हटा लिया जाए और मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स जैसे आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी भी कुछ हद तक, अगर इन सब चीजों को हटा दें तो हम इसे ही बोलते हैं लिम्फ। मतलब ब्लड में से सब कुछ हटा दो, ये सब है ना, मैक्सिमम प्रोटीन हटा दो, बड़े बड़े तुम फॉर्म्ड एलिमेंट्स हटा दो, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, बहुत हद तक ब्लड में से वो सब हटा दिए, जो बचा ना उसी को क्या बोलते हैं? लिम्फ। रिच इन लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स होता है इनमें, तभी तो डिफेंस मैकेनिज्म में, इम्यून रिस्पॉन्स में लिम्फ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। कुछ कुछ कैरी भी करता है, जैसे न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, फैट्स वाली चीज तो तुमने पढ़ी है ना, लैक्टेल याद आ रहा होगा। लैक्टेल बड़े बड़े लिम्फ वेसल्स को कहते हैं। लिम्फैटिक वेसल्स जो होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जो भी टिश्यू फ्लूइड निकला, लिम्फैटिक वेसल ने उठाया और फिर उसको बड़े बड़े मेजर वेन्स में डाल दिया कि जाओ साफ करो इसे। लैक्टेल्स वही लिम्फ वेसल्स हैं इंटेस्टिनल विलाई में जो फैट के एब्जॉर्प्शन में काम करते हैं। किसके एब्जॉर्प्शन में? फैट के एब्जॉर्प्शन में काम करते हैं। अब हमारा एक पोर्शन तो इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया। जो पहला पेज तुम पढ़े उसमें प्लाज्मा से कहानी शुरुआत हुई, दूसरे पेज में फॉर्म्ड एलिमेंट्स की चर्चा थी, तीसरे पेज में चर्चा थी ब्लड ग्रुप्स की, चौथे पेज में आरएच ग्रुपिंग, आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस और ब्लड क्लॉटिंग की चर्चा हुई। पांचवें पेज में लिम्फ और डबल सर्कुलेशन जैसे अलग अलग सर्कुलेटरी पाथवेज की बात हुई। छठे पेज में पहुंच जाएं जिसमें जिक्र है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का, और वहां पे एक खूबसूरत सी डायग्राम एनसीईआरटी में बनी हुई है। हम लोग बस इसी को देखने वाले हैं। इस वीडियो के अभी तक बस 38 मिनट ही हुए हैं, करीब 37 से 38 मिनट, और उसमें हमने एक पोर्शन को कंप्लीट कर लिया। तो ये एक एक पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एक भी पॉइंट जो एग्जाम में आने वाला है वो छोड़ नहीं रहे, एक एक पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। अगली चीज देखते हैं हम, अब सेकेंड पार्ट पे हम लोग आ चुके हैं, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम टोटल 3 चीजों से मिलकर बना है। एक तो हमारा ब्लड वेसल्स, और तीसरी चीज जो है वो है हमारा दिल। आओ दिल के बारे में बात करें जरा। दिल की ओरिजिन पूछी जाए तो मेसोडर्मल ओरिजिन है। ये वही ओरिजिन है जो नोटोकॉर्ड का ओरिजिन था, ये वही ओरिजिन है जो किडनी का ओरिजिन है। मैक्सिमम बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं वो मेसोडर्मल ओरिजिन है। कहां है ये प्रेजेंट? लंग्स के बीच में एक स्पेस होती है जिसे मीडियास्टिनम कहते हैं। दोनों लंग्स के बीच में स्पेस होती है। स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट में तुम देखते हो कि लेफ्ट लंग्स का जो वजन है ना वो कम है। जैसे राइट लंग का वजन भगवान ने 625 ग्राम का दिया, लेफ्ट लंग की वजन बनाई गई 575 ग्राम की, 575। ये जो डिफरेंस आया 50 ग्राम का, ये दिल के लेफ्ट में टिल्टिंग होने के कारण। चैम्बर्ड है, 4 चैम्बर हमारे दिल में हैं। मस्क्यूलर है, कार्डियक मसल्स का जो बना हुआ है। दिल की जो पूरी प्रोटेक्शन है उसको डबल वॉल्ड प्रोटेक्शन मिला। मेम्ब्रेनस बैग होती है जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। जिस तरीके से लंग्स प्लूरा से कवर्ड था वो भी डबल वॉल्ड है, उसमें प्लूरल फ्लूइड भरी हुई थी, और यहां पेरिकार्डियम 2 दीवारों के बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है जो कि शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम करता है और बाकी प्रोटेक्शन देने का काम करता है। दिल में हमारे 4 चैम्बर होते हैं।
4 में से 2 ऊपर वाले और 2 नीचे वाले। 2 जो ऊपर वाले हैं वो छोटे छोटे हैं, नाम ऑरिकल्स। नीचे के जो 2 चैम्बर हैं वो बड़े बड़े हैं, जिनका नाम होता है वेंट्रिकल्स। नीचे के 2 चैम्बर जो दिल में हैं वो वेंट्रिकल्स हैं। ऊपर के 2 चैम्बर जो छोटे छोटे हैं हम उन्हें ऑरिकल्स बुलाते हैं। दिल की दीवारों के बीच में सेप्टम होता है। सेप्टम किनको कहा जा रहा है? ये हुआ हमारा दिल, ये हुए ऊपर के 2 चैम्बर और बीच में रही दीवार और ऐसे रही दीवार। मतलब एक दीवार ट्रांसवर्स है तो दूसरी दीवार लॉन्गिट्यूडनल है। दिल की दीवारें जो हैं उनका क्या क्या है नाम, वो समझते हैं जरा। ऑरिकल्स के बीच में जो दीवारें हैं, जैसे ये भी ऑरिकल और ये भी ऑरिकल, तो ऑरिकल्स के बीच में दीवारों को नाम तो दिया जा सकता है ना, इंटर एट्रियल। ऊपर के दीवार हैं, ऊपर के चैम्बर ही बड़े छोटे हैं तो दीवारें भी बहुत पतली हैं और ये मस्क्यूलर दीवारें होती हैं। दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में ये वाला, इधर भी वेंट्रिकल इधर भी वेंट्रिकल, तो दोनों के बीच में जो वेंट्रिकल वाली दीवार है उसे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। थिक वॉल्ड है, नीचे के चैम्बर बड़े 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 हैं। ऑरिकल और वेंट्रिकल्स के बीच में भी तो तुम दीवारों को देख रहे हो ना, इन्हें बोलते हैं ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर। ये थिक फाइब्रस होता है। तो ध्यान देंगे तीनों दीवारों के बारे में। कार्डियक वाल्व्स बताया था तुम्हें, वाल्व वो चीज होती है जो बैक फ्लो नहीं होने देता किसी भी चीज को, और स्फिंक्टर वो चीज है जिससे बैक फ्लो हो सकती है। वाल्व्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला वाल्व जिसे बोला जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व, कहां है ये प्रेजेंट? राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। तो ये चीज याद रखेंगे, राइट ऑरिकल, जैसे मैं बनाता हूं इसे, ये है राइट ऑरिकल और ये है राइट वेंट्रिकल, तो इसके बीच में जो प्रेजेंट रहेगा ना, हम इसे ट्राइकस्पिड बोल रहे हैं। बगल वाले को बाइकस्पिड बोलते हैं, या बाइकस्पिड वाल्व का एक और नाम मिट्रल वाल्व होता है या मिट्रल वाल्व कहते हैं। लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा के बीच में, ये जो पल्मोनरी आर्टरी तुम देख रहे हो और एरोटा, ये जो 2 चीजें तुम देख रहे हो, दोनों के बेस पे सेमील्यूनर वाल्व प्रेजेंट होता है। कौन सा वाल्व है? सेमील्यूनर वाल्व। तो अभी तक हमने 3 वाल्व की बात की, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड और सेमील्यूनर वाल्व। एक तो दिल को जो ब्लड सप्लाई करता है उसे कोरोनरी वाल्व कहते हैं। एक और चीज वाल्व, वो मस्क्यूलर फ्लैप्स हैं, मस्क्यूलर टिश्यू के बने हुए, जो ब्लड को यूनिडायरेक्शनल फ्लो देता है और बैकवर्ड फ्लो से बचाता है। पीछे की तरफ फ्लो नहीं होने देता, सिर्फ आगे की तरफ फ्लो होता रहे, ये काम है इन वाल्व्स के। नेक्स्ट, हमारे दिल में जितनी भी मसल्स हैं वो कार्डियक मसल्स हैं, और कार्डियक मसल्स की पहचान है इंटरकैलेटेड डिस्क, सुना होगा नाम तुमने। नेक्स्ट, कार्डियक मसल्स एक कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू होता है। अगर कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू नहीं होता तो दिल का बनना तो हमारे पहले महीने में ही हो जाता है। जब हम अपने मदर के यूट्रस में थे और जब बस 1 महीने का हमारा लाइफ स्पैन था, करीब यूट्रस की लाइफ स्पैन की बात कर रहा हूं, बस 1 महीने का था वो टाइम पीरियड, जिस समय हमारा दिल का फॉर्मेशन हो चुका था। पहला जो ऑर्गन हम में बनता है वो तो ब्रेन है, लेकिन पहला फंक्शनल ऑर्गन जो हमारी बॉडी में बना वो था दिल। और दिल में कौन से टिश्यू? कॉन्ट्रैक्टाइल। तभी तो कॉन्ट्रैक्शन आज तक हो रहा है, और जब तक हमारी मौत ना हो जाए तब तक होती रहेगी ये कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू की वजह से। हमारे दिल में कुछ और टिश्यूज हैं जिनका नाम है नोडल टिश्यूज। ये नोडल टिश्यूज वही हैं जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को प्रोड्यूस करते हैं हमारे दिल के अंदर, जैसे एसए नोड, एवी नोड। एसए नोड को पेसमेकर भी कहा जाता है। हमारे दिल में जो नोडल टिश्यूज हैं वो ऑटो एक्साइटेबल हैं, खुद से उनमें एक्साइटेशन प्रोड्यूस होती है। कौन कौन से हैं आखिर वो नोडल टिश्यूज? एसए नोड, एसे का मतलब होता है साइनो, ऑरिक्यूलर नोड कहा जाता है। ये एसए नोड को पेसमेकर कहते हैं। एग्जाम में बड़ा सिंपल सा सवाल बना है, पेसमेकर किसको कहा जाता है? तो एसए नोड को। एवी नोड, जिसका नाम है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड,
एवी बंडल है और साथ में परकिंजे फाइबर्स हैं। जैसे अगर मैं कहूं ये तुम्हारा दिल का दीवार है, दिल के दीवारों में ये जो पहला ऑरिकल तुम देखते हो राइट ऑरिकल, इसी में जो कॉर्नर पे मिलता है ये ऐसे नोड होता है, और यहां पे जो कॉर्नर पे मिलता है इसे हम एवी नोड कहते हैं। फिर बाकी वही एवी बंडल निकलता है यहां से और बाकी परकिंजे फाइबर्स के फॉर्म में ये चलता चला जाता है वेंट्रिकल्स पे। ऐसे नोड जितने भी नोडल टिश्यूज हैं उनमें से सबसे ज्यादा मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को जनरेट करने वाला, मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने वाला ऐसे नोड है 70 से 75 पर मिनट। इसी से हमारे दिल की धड़कन डिसाइड होती है। आगे इनकी लोकेशन की बात हमने की, राइट एट्रियम में है और राइट अपर कॉर्नर में। इनकी बात करें तो लेफ्ट लोअर कॉर्नर में बताया अभी, लेकिन राइट एट्रियम में ही दोनों होते हैं, यह बात का ख्याल रखा जाए। एवी बंडल की बात करें, मैंने कहा यहां से सेपरेट करवाया, तो ये जो तुम देख रहे हो ये वाला सेप्टम, इसे कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, वहीं पे होता है, और परकिंजे फाइबर तो वेंट्रिकल्स में डिवाइडेड हो रहता है यहां पे। ठीक है, तो ये बातें तुम्हें ध्यान रहनी चाहिए। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी कार्डियक साइकिल के बारे में। कार्डियक साइकिल तो वैसे बहुत ही लंबा टॉपिक है, लेकिन हम वही बात करेंगे जिससे एग्जाम में तुम्हारे क्वेश्चंस लग जाएं। सबसे पहला, तुम्हारे दिल में 1 मिनट के अंदर में जितनी भी इवेंट्स वगैरह सब चल रही होती हैं, सारे को हम कह देते हैं कार्डियक साइकिल। वैसे कार्डियक साइकिल का खुद का अपना टाइम पीरियड 0.8 सेकंड का होता है, तो टोटल 72 बीट्स 1 मिनट में धड़कती हैं, हार्ट बीट का जो रेट है, और बाकी एक हार्ट बीट का जो ड्यूरेशन होता है वो 0.8 सेकंड। अब डेफिनेशन ध्यान से सुने, एक हार्ट बीट में जितनी भी चेंजेस तुम्हारे दिल में चल रही होती हैं सबको मिलाकर कार्डियक साइकिल कह दिया जाता है। अब एक कार्डियक साइकिल में क्या क्या इवेंट्स चलते हैं ये जरा देखने वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लब डब की साउंड कैसे प्रोड्यूस हुई, क्या है, सब कुछ बात करेंगे। तुमने 3 नाम तो जरूर सुने होंगे। ज्वाइंट डायस्टॉल, वो डायस्टॉल का स्टेज है जिस समय सारी चीजें रिलैक्स स्टेट में है, 0.4 सेकंड के लिए होता है। एट्रियल सिस्टॉल, ऊपर वाले दोनों चैम्बर्स को इमेजिन करो, जिस समय वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बोला जाएगा एट्रियल सिस्टॉल। वेंट्रिकुलर सिस्टॉल, जिस समय नीचे के दोनों चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे उनको बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टॉल। सबसे पहले बात करते हैं ज्वाइंट डायस्टॉल के टाइम पे ऑरिकल के बारे में। डायस्टॉल का मतलब ही होता है रिलैक्स। इस समय रिलैक्स है, मतलब ब्लड की फिलिंग की जा रही होती है ऑरिकल्स की। एट्रियल सिस्टॉल, नाम से लग रहा है कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन डेवलप हो रहा है। इसने वेंट, जैसे सुनो ना, ऊपर का एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो नीचे ही तो ब्लड जाएगा विद द हेल्प ऑफ एवी वाल्व। एवी वाल्व वही ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, उनकी मदद से नीचे की तरफ वो ब्लड चला जाएगा, बाई 30% तक चला जाता है। वेंट्रिकुलर सिस्टॉल है, इस समय ऑरिकल रिलैक्स में रहेगा। ध्यान देना, ये सारी बातें ऑरिकल्स की जा रही हैं। वेंट्रिकल्स के बारे में बात करते हैं, इस समय रिलैक्स, मतलब ज्वाइंट डायस्टॉल वो स्टेज है जिस समय ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स स्टेट में हैं। एट्रियल सिस्टॉल मतलब एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन, मतलब ऑरिकल को ही एट्रिया कहते हैं यार, तो एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन इस समय तो हो रहा है, तो वेंट्रिकल्स तो रिलैक्स बैठेगा ना, क्योंकि वो तो ब्लड को रिसीव करने का काम कर रहा है। वेंट्रिकुलर सिस्टॉल में ऑरिकल को हमने रिलैक्स बैठाया था, वेंट्रिकल्स में तो गजब की कॉन्ट्रैक्शन चल रही होगी, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और 70 ml ब्लड को वेंट्रिकल्स में भेज रहा है। वेंट्रिकल्स ब्लड को पंप कर रहा है। अब वेंट्रिकल्स ब्लड को जो पंप कर कर बॉडी को भेज दिया 70 ml, कितना 70 ml, इसी को क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम वो ब्लड की वॉल्यूम है जो वेंट्रिकल्स ने पंप किया है, जिसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। जिस समय ज्वाइंट डायस्टॉल चल रहा था उस समय ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व खुले हुए थे। एट्रियल सिस्टॉल जिस समय हो रहा था, मतलब एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो बात बड़ी सिंपल सी है कि ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड को खोलेंगे तभी तो एट्रिया से नीचे आएगा,
और इस समय वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्लोज्ड होते हैं ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड। सोच कर देखो ना, वेंट्रिकल्स प्रेशर जनरेट कर रहा है, ऊपर के दोनों को अगर बंद कर देंगे तभी तो प्रेशर जनरेट होगा, नहीं तो जैसे देखो ना, सिंपल सी बात है, ये हमारा दिल, ये 4 चैम्बर बना दिए मैंने, ये ट्राइकस्पिड और ये बाइकस्पिड। मैं ये तुमसे कह रहा हूं कि जब दोनों में प्रेशर जनरेट करोगे तो ये तो बंद हो जाना चाहिए ना, ये भी बंद हो जाना चाहिए, तभी तो ये आगे पल्मोनरी एरोटा से आगे अपने ब्लड को लंग्स की तरफ भेजने का काम करेगा। तो सेमिलुनर वाल्व होता है, यहां पे लगाओ, तो सेमिलुनर को खोलो, ये दोनों को तो बंद करो जो एवी वाल्व्स हैं। तो ये क्लोज्ड, और यहीं पे पहला हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। इसके क्लोज होने से, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड के क्लोज होने से जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसे हम लब कहते हैं। और बात रही सेमिलुनर वाल्व की, तो इस समय तो बंद रहते हैं, और इसके बंद होने से जो साउंड प्रोड्यूस होता है इसे हम डब कहते हैं। फर्स्ट हार्ट साउंड जो प्रोड्यूस होता है उसे हम लब कहते हैं, और सेकेंड हार्ट साउंड को हम डब कहते हैं। इस समय बंद है क्योंकि एट्रियल सिस्टोल चल रहा है, एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल्स को भरा जा रहा है, तो इसको तो बंद करना होगा, और बाकी यहां पे भी ओपन रहेंगे क्योंकि वेंट्रिकल्स सिस्टोल करेंगे तो ये ओपन रहेगा, बाकी ये दोनों बंद रहेंगे। माइंड में अगर पिक्चर बन गई होगी तो बहुत ही शानदार, ये एक कार्डियक साइकिल में ही सब कुछ हो रहा है। अपनी एनसीईआरटी में लिख लोगे, मजा आएगा रिवीजन में। अब चले हम अगली टॉपिक, स्टेथोस्कोप वाला पॉइंट छूट गया है, मैं इसी टॉपिक में आगे डील करूंगा। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ आखिर क्या है ये? ईसीजी। ईसीजी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है तुम्हारे दिल के जितनी भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज हैं जो नोडल टिश्यूज ने प्रोड्यूस किए हैं उन सब का एक कार्डियक साइकिल के अंदर, मतलब 0.8 सेकेंड में जितना भी कुछ तुम्हारे दिल में चला है उनको एक पन्ने पे बताया जा रहा है। किस टेक्निक की मदद से? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ टेक्निक की मदद से। जिस पेपर पे वो दिखाया जा रहा होगा उसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट का नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और जो प्रिंट आता है उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। एक स्टैंडर्ड ईसीजी को अगर हम ऑब्टेन करना चाहते हैं तो उसमें 3 लीड्स मस्ट हैं मॉनिटर करने के लिए दिल के एक्टिविटीज को। एक तो राइट रिस्ट में लगा दो, लेफ्ट रिस्ट में एक लगा दो, और बाकी एक नीचे के लेफ्ट एंकल में लगा दो। अगर ये 3 लीड्स तुमने लगाए हैं तो आराम से मॉनिटर में दिल की एक्टिविटीज को तुम देख सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें और भी चाहिए कि और क्लियर मुझे पता चले तो मल्टीपल लीड्स चेस्ट में लगा दो। ये देखो PQRST, यही इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है जो कि ग्राफिकल प्रिंट है तुम्हारे सामने। एग्जामिनर यहां से बड़े सिंपल सवाल पूछता है कि P का मतलब क्या है, QRS का मतलब क्या है और T का मतलब क्या है। ग्राफिकल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, P वेव, QRS और T वेव। ध्यान देंगे जरा, यहां पे P वेव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्ट यही क्वेश्चन आता है। तो डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, QRS तो वेंट्रिकल्स का, और T वेव रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। ये टर्म हमें बड़े दिक्कत होते हैं याद करने में। डीपोलराइजेशन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स एंड रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। तो अपनी एनसीईआरटी में जरूर लिखें, जहां पे डीपोलराइजेशन है वहां पे कॉन्ट्रैक्शन, और ऐसा ही बना लो तो काफी अच्छा होगा कि P वेव में यहां दिखा दो, QRS में यहां दिखा दो, और T में यहां पे बगल में दिखा दो कि हां ये एट्रिया के लिए, ये वेंट्रिकल्स के लिए, ताकि काफी प्रेशर बना है यहां पे, और बाकी फिर से ये वेंट्रिकल्स के लिए। तो एक ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल, फर्क बस यही है। ये जो ऑरिकल के लिए बनाई जा रही है ये है डीपोलराइजेशन, ये भी डीपोलराइजेशन, ये रीपोलराइजेशन, ये कॉन्ट्रैक्शन और ये रिलैक्सेशन। डन। कुछ काम की बातें, QRS को काउंट कर कर तुम बता सकते हो कि किसी इंसान की दिल की धड़कन की जो स्पीड चल रही है वो कितनी है। किसको काउंट कर कर? QRS को काउंट कर कर। जो T वेव का खत्म हो रहा है ये तुम्हें बता रहा है सिस्टोल का एंड होना, मतलब कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो रहा है, रिलैक्सेशन की शुरुआत हो चुकी है। ईसीजी में कोई भी डेविएशन तुम्हें मिलता है तो बीमारियों के संकेत यहां से मिल जाते हैं। और ईसीजी मशीन में अगर पिप पिप
पी की साउंड आने लगे तो समझ जाएं इंसान कार्डियक अरेस्ट में जा चुका है, इंसान के दिल की धड़कन रुकने वाली है, हार्ट स्टॉप्स बीटिंग। यहीं पे बात आती है स्टेथोस्कोप की। जानते हो तुम, हमारे दिल की धड़कन को सुनने के लिए एक मशीन होता है जिसका नाम है स्टेथोस्कोप, सब लोग जानते हैं। मेडिकल कॉलेज में जाना और स्टेथोस्कोप को लगाना हर एक मेडिकल एस्पिरेंट का एक दिली ख्वाहिश होता है कि बस वो तो जरूर मिले और एक साथ में व्हाइट एप्रन। अब यहां पर काम की बातें ब्लड वेसल्स के बारे में। तुम जानते हो ना, हम लोगों में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलती है। हम में आर्टरीज हैं, वेंस हैं, ब्लड वेसल्स हैं। आर्टरीज, वेंस और कैपिलरीज, ये 3 तरह के ब्लड वेसल्स हैं, सबकी डायमीटर अलग अलग। देखते हैं जरा कुछ दीवारें जिन्होंने हमारे ब्लड वेसल्स को बनाया है। अगर मैं कहूं कि ये पेन मेरा एक ब्लड वेसल्स है, एक ब्लड वेसल है जो कि आर्टरी है, तो ये भी तो कई सारे लेयर में बनाई गई होगी। ऐसे ही हमारी आर्टरी, हमारी वेंस, हमारी कैपिलरी कई लेयर्स में मिलकर बनी है। जैसे एक लेयर जो सबसे बाहर होता है, नाम से पता लग रहा है एक्सटर्ना, मतलब सबसे आउटरमोस्ट होता है, तो ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। याद रखने वाली चीज है कि ट्यूनिका एक्सटर्ना जो हमारे आर्टरी, वेंस वगैरह में मौजूद हैं, वो किस चीज की बनी है? तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है और प्लस साथ में कोलेजन फाइबर्स होते हैं। ट्यूनिका मीडिया जो सबसे मिडिल वाला पोर्शन होता है, स्मूथ मसल्स और इलास्टिक फाइबर्स का बना हुआ होता है। ट्यूनिका इंटीमा जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है, यह स्क्वाइमस इंडोथेलियम से बना होता है। सबसे पतला लेयर तो यही है। याद करो ना, जब हम एनिमल टिश्यू में स्क्वाइमस एपिथेलियम को पढ़ रहे थे, उस समय ही चर्चा हुई थी इसकी। 2 जगहों पे प्रेजेंट था, एक ब्लड वेसल्स में जो यहां देख रहे हैं, और एयर सैक्स ऑफ लंग्स में मौजूद था। ये रहे तुम्हारे पास आर्टरी इधर वाले, ये रहे तुम्हारे सामने वेंस, और बीच में जो मौजूद है हम इन्हें कैपिलरीज कहते हैं। आर्टरी, वेंस और बाकी यहां पे कैपिलरीज। बताओ, आर्टरी मोटा है, पूछा जाएगा तीनों लेयर में ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से इसकी थिकनेस बढ़ रही है? बोलेंगे ट्यूनिका मीडिया की वजह से। मैं ये नहीं कह रहा कि आर्टरी में ही ट्यूनिका मीडिया होती है। ट्यूनिका मीडिया की परसेंटेज तो दोनों जगह होती है, परसेंटेज की वेरिएशन बहुत है। आर्टरी में ट्यूनिका मीडिया मोटी होती है और यहां पतली होती है, फर्क बस यही है। ल्यूमेन आर्टरी का नैरो होता है और वेन का ब्रॉड होता है, तो ध्यान रखेंगे वाइड होता है। तो ये बातें इंपॉर्टेंट है जो हमें ध्यान रखनी है, और बीच में जो चीजें हैं वो कैपिलरी हैं। नेक्स्ट है टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। ये टॉपिक वैसे जस्ट अभी हमने देखा है, हमें डिटेल में डबल सर्कुलेशन पढ़ना है। डबल सर्कुलेशन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की कोई मिक्सिंग नहीं होती। ऐसी मिक्सिंग रेप्टाइल्स में और एम्फीबियंस में देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन में 2 तरह की सर्कुलेशन होती है, सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, मतलब 2 बार होगी सर्कुलेशन। एक को बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक को बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन राइट वेंट्रिकल्स से जो ब्लड है, ध्यान देना जरा, राइट वेंट्रिकल जो मैंने इस साइड डायग्राम में बनाया था, मैं बनाता भी हूं डायग्राम, देखो ये है तुम्हारा दिल, सिंपल सी मैं बार बार बना रहा हूं दिल। ये तुम्हारा है RA और ये तुम्हारा है RV, ये तुम्हारा है LA और ये तुम्हारा है LV। इसमें से ब्लड क्या लंग्स को पहुंचाया जाएगा? तो मैं तुमसे यही कह रहा हूं कि जो राइट वेंट्रिकल है ना, यहां से पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को लेकर लंग्स के पास जा रही है और लंग्स अपने ब्लड को LA के पास दे रहा है। फर्क बस यही है, ले जाने वाला पल्मोनरी आर्टरी था लंग्स के पास और लंग्स से लाने वाला पल्मोनरी वेन है। पूरे बायोलॉजिकल इतिहास में सबसे बड़ा एक्सेप्शन अगर देखने को मिलता है तो ये वही एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी है। यहां पे काम था इसका ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमेशा ट्रांसफर करना, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी का काम यहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर करना है। वेंस का ऐसे तो नेचुरल काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, लेकिन
लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकले हैं उसको एलए में पहुंचाने का काम पल्मोनरी वेंस ने ही किया है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन, अभी तक तो बात जो चल रही थी वो पल्मोनरी सर्कुलेशन हमने कहा, क्यों? क्योंकि ये काम लंग्स से रिलेटेड था, अब काम तो बॉडी से रिलेटेड होगा। ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है अपना ब्लड बॉडी के टिश्यूज को देगी विद द हेल्प ऑफ सिस्टेमिक एरोटा। टिश्यूज को पहुंचा दिया गया, अब उसके बाद वेना केवा के जरिए ये सारी चीजें राइट ऑरिकल को पहुंचा दी जाएंगी विद द हेल्प ऑफ सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा। एक टर्म है एनसीईआरटी में, 2-3 लाइनें इसके बारे में जिक्र हैं, हेपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन। नाम से ही लग रहा है ना, हेपैटिक मतलब लीवर से रिलेटेड होगा। हमारे पास कई तरह के पोर्टल सर्कुलेशन होते हैं, जैसे एक नाम जो एनसीईआरटी में है वो है हेपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन। ऐसे ही एक नाम है हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम, अलग अलग टाइप के रीनल पोर्टल सिस्टम, ऐसे ऐसे अलग अलग टाइप हैं। हमें बस छोटा सा टर्म देखना क्या होता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तुम्हारी एलिमेंट्री कनाल, यहां से हेपैटिक पोर्टल के जरिए एक पाइप है, हेपैटिक पोर्टल वेन के जरिए चीजों को लीवर में पहुंचाया जा रहा है। कहां पहुंचाया जा रहा है? लीवर में। तो चीज ध्यान रखना, बस यही होती है हेपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन, मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से लीवर में हेपैटिक पोर्टल वेन के जरिए चीजों को पहुंचाना हेपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन कहलाता है। अब मैंने तुमको कहा था कोरोनरी सर्कुलेशन, दिल के मसल्स को भी तो चाहिए ना ब्लड, तो कौन पहुंचाएगा? कोरोनरी सर्कुलेशन के थ्रू, कार्डियक मसल्स के पास। ये टॉपिक हो गए हैं, अब आगे की टॉपिक में चलते हैं। टॉपिक का नाम है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक साइकिल। जैसे हमने रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ा था पिछले टॉपिक में, ऐसे ही यहां पे है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक साइकिल। कैसे करते हैं वो देखें। जितनी भी हमारी दिल की एक्टिविटीज हैं वो सारी की सारी इंट्रिंसिकली रेगुलेटेड हैं, मतलब ऑटो रेगुलेटेड हैं, मतलब हमारा दिल मायोजेनिक है। और जितने भी नॉन कॉर्डेट्स हैं उनका दिल कैसा है? न्यूरोजेनिक होता है, और हमारा दिल मायोजेनिक होता है, खुद ही रेगुलेटेड होता है। आगे मेडुला ऑब्लैंगेटा के 3 बड़े ही जबरदस्त काम एक साथ बताता हूं। एक तो हमने पिछले चैप्टर में देखा कि ब्रीदिंग में काम बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके पिछले में देखा था वॉमिट सेंटर, याद करो ना। इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं कि दिल की एक्टिविटीज को भी मेडुला ऑब्लैंगेटा ही कंट्रोल कर रहा है। जब तुम नर्वस सिस्टम पढ़ रहे होगे वहां पे एनसीईआरटी लिखती है कि कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करना मेडुला ऑब्लैंगेटा का ही काम है। मेडुला ऑब्लैंगेटा कार्डियक फंक्शन को रेगुलेट करती है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जैसे एक तांगा चल रहा है ना, एक घोड़ा चल रहा है, घोड़े को तुम रेगुलेट करने का काम कर रहे हो, रस्सी होती है उससे, ऐसे ही एएनएस के जरिए दिल के एक्टिविटीज को कंट्रोल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मेडुला ऑब्लैंगेटा। मतलब मैं हूं मेडुला ऑब्लैंगेटा, मेरे हाथ में 2 रस्सियां वो कमान हैं जो कि रेगुलेट कर रही हैं घोड़े की चाल को, वो एएनएस है। जो रस्सियां मैं बोल रहा हूं बार बार, एएनएस 2 तरीके के होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। एक है सिंपैथेटिक, एक है पैरासिम्पैथेटिक। ध्यान देना जरा, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, खुद से फील कर पाओ तो बहुत अच्छा होगा, ध्यान देना। दिल की धड़कन को इंक्रीज करने का काम करता है सिंपैथेटिक। तो जब सिंपैथेटिक ने सब कुछ को इंक्रीज किया तो पैरासिम्पैथेटिक सब कुछ को क्या करेगा? डिक्रीज। जब दिल की धड़कन बढ़ेगी तो वेंट्रिकल्स और भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे। वेंट्रिकल्स जब जब कॉन्ट्रैक्ट होगा एवी वाल्व हमेशा बंद रहेंगे और सेमिलुनर वाल्व हमेशा खुले हुए रहेंगे। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जब जब होगा सिंपैथेटिक इंक्रीज करेगा और इधर डिक्रीज। जब जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा जो कार्डियक आउटपुट आता है वो लगभग 5 लीटर आता है 1 मिनट में, वो यहां पे इंक्रीज हो जाएगा और यहां पे वो डिक्रीज हो जाएगा। मतलब सिंपैथेटिक काम इंक्रीज करने का काम कर रहा है और पैरासिम्पैथेटिक उन्हीं चीजों को डिक्रीज करने का काम करता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हमारे एड्रिनल मेडुला से निकलने वाले हार्मोन एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, जिन्हें
एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन के नाम से बुलाया जाता है। एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन दोनों को मिलाकर एनसीईआरटी एक नाम का जिक्र करती है इंडोक्राइन वाले चैप्टर में। मुझे कमेंट में बताओ दोनों को मिलाकर कौन सा हार्मोन बुलाया जाता है। एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन को जोड़कर एड्रेनल मेडुला से वो हार्मोन निकलते हैं और वो भी कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करने का काम करते हैं। सिर्फ यही हार्मोन नहीं बल्कि एक थायरोक्सिन भी है जो इंक्रीज करने का काम कर रहा है। मतलब यहां पर सिंपैथेटिक प्लस एड्रेनल मेडुला के हार्मोन प्लस थायरोक्सिन, ये वो हैं जो सब चीजों को इंक्रीज करने का काम करती है और बस पैरासिम्पैथेटिक चीजों को डिक्रीज करती है। यह आखिरी टॉपिक है हमारा, डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, उनके आखिर क्या क्या डिसऑर्डर्स हैं वो देखते हैं जरा। डिजीजेस के नाम होंगे इधर और इधर होंगे कि क्या इफेक्ट आती है हमारे बॉडी में। डिजीजेस के बारे में पूरा इतिहास नहीं पढ़ना, सारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई जाएगी। अभी तो बस इतना बता रहा हूं जितने से तुम्हारे नीट के क्वेश्चंस निकल जाएंगे। और जितनी भी डिजीजेस होंगी ना अभी आपस में इतनी ज्यादा सिमिलरिटीज हैं कि एग्जाम में हम गलत कर आते हैं। इसलिए जो लाइनें एनसीईआरटी में लिखी हैं वही लाइनें यहां पे आ रही हैं और हल्का हल्का सा डिफरेंस होगा। पहला, कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट का मतलब व्हेन हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, जब दिल की धड़कन बंद हो जाए, इसे हम कहते हैं कार्डियक अरेस्ट, मतलब कोई अरेस्ट हो चुका है। हार्ट फेलियर मतलब दिल को जितना भी ब्लड को पंप करना था बॉडी के ऑर्गन्स के पास, अगर वो पंप ना कर पाए, पंप करने में फेल हो जाए, इसे हम कहते हैं हार्ट फेलियर। हार्ट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट नीड्स ऑफ द बॉडी, बॉडी की डिमांड को फुलफिल ही नहीं कर पा रहा है, हम इसे हार्ट फेलियर के नाम से जानते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसे हम बोलते हैं कैड, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस। एथेरोस्क्लेरोसिस में फैट, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम के आयंस, ये सब आर्टरीज में डिपॉजिट हो चुकी हैं, सब डिपॉजिट हो रही हैं इसमें ब्लड वेसल्स में, जिसने आर्टरी के लिमेन को और भी नैरो कर दिया। आर्टरी के लिमेन तो ऐसे ही नैरो होते हैं, इनको और भी नैरो करने का काम कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल ने कर दिया, इनके डिपॉजिट्स ने। ब्लड प्रेशर जब हाई हो जाता है ना, 120/80, 120/80 एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, लेकिन जब यही 140/90 हो जाए, 150/90 हो जाए, तो तुम्हारे बॉडी के बहुत सारे ऐसे वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे तुम्हारा दिल, तुम्हारी किडनीज, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा ब्रेन, सबको नुकसान पहुंचाएगा। और 190 से ऊपर तो इंसान गयो। रिपीटेड चेक, ध्यान देना जरा, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की। मैं सीढ़ियां चढ़ रहा हूं और सीढ़ियों चढ़ने के बाद मेरा ब्लड प्रेशर 120/80 नहीं होगा। अगर मेरा नॉर्मल बीपी रहता है हमेशा, सीढ़ियां चढ़ने के बाद मेरा ब्लड प्रेशर क्या पता 140 पहुंच जाए, 150 पहुंच जाए। तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज करने पर ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ये ब्लड प्रेशर बैठे हुए भी इतना रह रहा है, मतलब इंसान में बार बार रिपीटेड चेकअप अगर वो करवा रहा है और बार बार उसकी ब्लड प्रेशर ज्यादा देखने को मिल रही है, इसका मतलब माहौल बड़ा खराब है। रिपीटेड चेकअप्स ऑफ ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल, वो हमें 140/90 से ज्यादा या बराबर देखने को मिले, तो इससे उसके दिल के बीमारियां हो सकती हैं और जिसके चलते ब्रेन, किडनीज को नुकसान पहुंच सकता है। एंजीना पेक्टोरिस, या जिसे हम एक्यूट चेस्ट पेन के नाम से भी जानते हैं, एंजीना पेक्टोरिस, इसमें क्या होता है? नॉट इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग हार्ट मसल्स। दिल के मसल्स को ऑक्सीजन तो पहुंचना चाहिए ना, लेकिन जब दिल के मसल्स को ऑक्सीजन मिल ही ना पाए तो क्या इससे ब्लड फ्लो अफेक्ट हो जाएगा? ज्यादातर कॉमन मिडिल एज में है और एल्डर पर्सन में देखने को मिलती हैं। सबके छोटे छोटे टर्म हैं बस समझने। अरेस्ट मतलब समझ जाना, स्टॉप। हार्ट फेलियर मतलब उतना पंप नहीं कर पा रहा। कोरोनरी आर्टरी या कैड, इसमें सब चीज डिपॉजिट हो चुका है। हाई बीपी तो सिंपल ही है। एंजीना पेक्टोरिस में ऑक्सीजन से रिलेटेड बात करना।
हार्ट अटैक में भी बात ऑक्सीजन से रिलेटेड ही होती है, लेकिन फर्क है। हार्ट मसल सडनली डैमेज हो जाता है जब ब्लड सप्लाई में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होता है, उसकी वजह से इंसान को हार्ट अटैक आ जाता है। कुछ बातें हैं जो पीछे छूट गई थी, वो बातों को यहां पे देख रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला, दिल के साउंड होते हैं लब और डब, जिन्हें हम स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं और इनका क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस होता है। दिल की जो धड़कन होती है लब एंड डब, इसको सुनते हैं हम किससे? स्टेथोस्कोप से, और इसका क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस है। जिस तरीके से ईसीजी का हमने सिग्निफिकेंस समझा, ऐसे ही क्लिनिकल सिग्निफिकेंस स्टेथोस्कोप का भी है। साथ में ऐसा ही सिग्निफिकेंस स्पायरोमीटर का भी होता है। कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला पूछा जाए एग्जाम में, तो स्ट्रोक वॉल्यूम, जो मैंने कहा था एक वेंट्रिकल 70 ml को पंप करता था, और बाकी दिल की धड़कन जो 1 मिनट में एवरेज 72 टाइम्स लेते हैं, तो 70 गुना 72 5000 ml आता है अप्रॉक्स, 5 लीटर भी से हम बोलते हैं। तो 1 मिनट में किसी भी इंसान का कार्डियक आउटपुट 5 लीटर आता है। लेकिन जो एथलीट्स हैं जैसे विराट कोहली, उसेन बोल्ट, जितने भी वर्ल्ड के टॉप एथलीट्स हैं, एथलीट्स की अगर हम बात करें तो एथलीट्स का कार्डियक आउटपुट हमेशा ज्यादा रहेगा नॉर्मल इंसानों से। क्या पता मेरा वो 5 लीटर से भी कम रहा हो, क्योंकि ज्यादातर टाइम हम बैठे हुए बिताते हैं, ज्यादातर टाइम बैठकर पढ़ा रहे होते हैं। YouTube की क्लासेस में खड़ा होकर रहना होता है, लेकिन जितनी भी क्लासेस और भी अदर चल रही होती है हमारी, वो बैठकर ही हम काम कर रहे होते हैं। दिन में जितने भी कंटेंट के काम चल रहे हैं सारे बैठकर कर रहे होते हैं। तुम भी बैठकर पढ़ाई कर रहे होते हो, तो हमेशा कार्डियक आउटपुट 5 लीटर से कम मिलता है। एक इंसान जो बीमार हो चुका है, उसका भी कार्डियक आउटपुट 5 लीटर से कम मिल रहा है। लेकिन जो एथलीट्स होते हैं, उनका कार्डियक आउटपुट 5 लीटर से ज्यादा देखने को मिल सकता है, 6000 ml भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि उनका स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml नहीं रही होगी, 75 और 80 भी जा सकती है, और उनके दिल की धड़कन 75-80 होना आम बात है। इतनी बातें क्लियर हैं। इसी के साथ ये पूरा का पूरा चैप्टर, जो कि एक बहुत ही लेंथी चैप्टर होता है, ये हमारा कंप्लीट हुआ। कमेंट में मुझे बताना आगे के चैप्टर्स क्या ऐसे ही की पॉइंट में चाहिए, तो बिल्कुल मजा आ जाएगा तुम्हें। आगे के जो चैप्टर्स बचे हैं 11th में, 4 चैप्टर, एक्सक्रीटरी, नर्वस, एंडोक्राइन और लोकोमोशन वगैरह, ये 4 चैप्टर हैं तुम्हारे पास 11th में। फिर 12th के चैप्टर्स ज्यादा छोटे छोटे हैं, जैसे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म बहुत ही छोटा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ छोटा चैप्टर है, इसके बाद माइक्रोब्स छोटा चैप्टर है, बायोटेक एप्लीकेशन छोटा चैप्टर है, बायोडाइवर्सिटी छोटा चैप्टर है, इन्वायरमेंटल इशू छोटा चैप्टर है ना। 12th में हम एक दिन में 2-2 चैप्टर को कर रहे होंगे, तो चीजें हमारे लिए काफी आसान रहेंगी। 23 जून को सिलेबस कंप्लीट होगा, और उसके बाद हम लोग बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं। खूब सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे फुल सिलेबस पेपर भी होंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट भी होगा, बहुत कुछ तुम्हारे लिए प्लान किया गया है। तो बस कमेंट मुझे जरूर करना ये वीडियो कैसा लगा, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और फीडबैक तो तुम्हारा हमेशा जरूरत होता है, जो तुम्हें चाहिए वो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे कमेंट सबके पढ़ता हूं। जो चीज फीडबैक मुझे लगा कि हाँ ये चीज मुझे अप्लाई करनी चाहिए, तो मैं अप्लाई करूंगा। और मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बताया था ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के बारे में, उसकी सारी के सारे इंफॉर्मेशन तुम डिस्क्रिप्शन में चेक करो, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा। और इनरोल जरूर कर लेना कुमार लाइव कोड को यूज कर शायद 199 रुपए का ही है, इतने में तुम आराम से 11 टेस्ट दे सकते हो। और बस तैयारी चलती रहनी चाहिए मजे से। एग्जाम में बहुत ही कम दिन बचे हैं, आज है 10 जून और एग्जाम होने वाला है 17 जुलाई को। तुम मानकर देखो तो पूरे के पूरे तुम्हारे पास 40 दिन से भी कम का टाइम है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में बस एक रिक्वेस्ट तुमसे करूंगा, एग्जाम के पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर लगाकर जाना। 18 लाख बच्चों में से 2 से 2.5 लाख बच्चे ही लगाकर जाएंगे, और उन 2 से 2.5 लाख बच्चों में ही से ही 25,000 बच्चों का सिलेक्शन हो जाना है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में। तो तुम अब ये देख लो कि क्या तुम उन 25,000 बच्चों में तुम्हें आना है या नहीं। अभी भी इतना टाइम है,
मैं रैंक की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन अभी भी इतना टाइम है, जो बच्चा आज से भी स्टार्ट करेगा वो सिलेक्शन ले सकता है। बस ये 1 डे 1 चैप्टर वाले वीडियोस को देख ले, वो एक एक चैप्टर 2-2 घंटे में निकल जाएगा। 2-2 घंटे में तुम आराम से इनके क्वेश्चंस लगा सकते हो। अब तुम ट्राई तो करो, तुम सारा कुछ कर सकते हो। और ऐसे ही तुम ट्राई करो फिजिक्स में भी और ऐसे केमिस्ट्री में भी। जो स्कोरिंग टॉपिक हैं वो तो करो पहले। जैसे फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स तो कंप्लीट करो पहले, मॉडर्न फिजिक्स तो कंप्लीट करो पहले। माना मैकेनिक्स बहुत बड़ा है, नहीं हो सकता इतने कम टाइम में। कुछ जो चैप्टर्स स्कोरिंग हैं वो तो कर सकते हैं। लास्ट में टाइम बचा तो वो मैकेनिक्स में भी ध्यान देंगे, मैकेनिक्स में वो टॉपिक पे ध्यान देंगे जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ चलोगे ना तो सिलेक्शन तो पक्की है। सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता तुम्हारा, अगर जुनून बस बरकरार रहे तो। ठीक है, मिलते हैं अगली चैप्टर में। अगला चैप्टर तुम्हारा होगा और भी जबरदस्त, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। बाय बाय, थैंक यू।